हेलो एंड वेलकम। आज महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2019 टू 2024। ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 के क्वेश्चंस सॉल्व करके अपलोड किए हुए वीडियो, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। और आप मैनेजमेंट वाले हो तो मैं मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीक से वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 2024 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट एंड प्रीपेड सैलरी अकाउंट। करेक्ट आंसर इज prepaid salary account is a personal account. Golden rules of accounting: real, personal, nominal. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account principle: debit all expenses and losses, credit all income and gain. And personal account principle: credit the receiver, debit the receiver, credit the giver. तो ए बी सी तीनों नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ए पॉइंट एक्सपेंस है इसके लिए नॉमिनल अकाउंट है, बी पॉइंट लॉस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, और सी पॉइंट बैड डेट्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ लॉस। बैड डेट्स क्या होता है? जो कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं किया, तो जो लॉस होता है वो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। पर प्रीपेड सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है। अगर सिर्फ सैलरी अकाउंट होता तो वो नॉमिनल अकाउंट का होता, पर प्रीपेड सैलरी या एडवांस पेड तो वो पर्सनल अकाउंट प्रिंसिपल में जाएगा। या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो वो लायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, और लायबिलिटीज को पर्सनल अकाउंट प्रिंसिपल अप्लाई होता है। प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट्स। सैलरी पे करना बाकी है या फिर एडवांस में सैलरी पे किया, ऑल दिस रिप्रेजेंट्स पर्सनल अकाउंट। किसे पे करना है? पर्सन को, तो पर्सनल अकाउंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई are partners sharing profit in the ratio 3:1. They admit Z as a partner who pays 4,000 rupees as goodwill. The new profit sharing ratio being 2:1:1 among X, Y and Z respectively. The amount of goodwill will be credited to X and Y in 3,000 to 1,000 respectively. X only, Y only, or X and Y in 2,500, 1,500 respectively. So which of the following option is correct? Let's check. So X and Y are partners. Their old profit sharing ratio is 3:1 and new profit sharing ratio is 2:1:1 among X, Y and Z. So we have to calculate sacrifice ratio to identify amount of goodwill to be credited. So sacrifice ratio formula is old ratio minus new ratio. For X, old ratio is 3 divided by 4. 3 divided by 3 plus 1, 4, minus new ratio is 2 divided by 4. 2 divided by 2 plus 1 plus 1, 4. तो तीनों को ऐड करके हमें डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करना होता है। तो x का शेयर होगा 1, 3 minus 2, 1 divided by 4, और y का कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो इज 1 divided by 4 माइनस न्यू रेशियो इज 1 divided by 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा। रेशियो होगा 1:0। तो ये जो z 4,000 रुपीज लेके आएगा वो पूरा का पूरा x के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि रेशियो क्या मिला हमें? 1:0। तो y को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा x को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वे ऑफ डैश कंपनी कैन keep its shareholder happy without impairing the financial position and liquidity of the company. Issue of bonus share, right share, red herring prospectus और opening escrow account. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
बोनस शेयर इशू करके कंपनी शेयर होल्डर्स को हैप्पी रख सकता है, क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन होता है या तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को या फिर बोनस शेयर इशू कर दे। अगर डिविडेंड इशू किया तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर्स, और ऊपर से अगर डिविडेंड पे आउट हो गया तो फिर वो स्पेंड कर सकते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। पर अगर बोनस शेयर इशू किया तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो शेयर मार्केट में बेच भी सकते हैं और एनकैश कर सकते हैं, या फिर वो शेयर्स को एज इट इज रख सकते हैं अपने डिमेट अकाउंट में और ग्रो कर सकते हैं। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं होगा। एंड लिक्विडिटी, कैश बैंक बैलेंस पे भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब क्या, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश बैंक अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ही कंपनी के पास पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर इज इश्यूड टू द शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पैसा आने वाला नहीं है ना जाने वाला है, तो company can keep its shareholder happy without impairing the financial position and liquidity. Impairing means अफेक्ट नहीं करेगा, ना बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा ना कैश बैंक बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट इश्यू करने से क्या होता? ऑप्शन बी, इश्यू ऑफ राइट शेयर होता तो शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट करना पड़ता, तो कंपनी के पास कुछ कैश आता तो लिक्विडिटी पे चेंजेस होता और बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल पोजीशन पे भी चेंजेस आते। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सिंपल टर्म में एक टाइप का एडवर्टाइजिंग होता है जो एप्लीकेंट को इश्यू किया जाता है, ताकि वो प्रोस्पेक्टस स्टडी करके एप्लीकेशन दे सकते हैं शेयर इश्यू करने के टाइम पे। ओपनिंग न्यू एस्क्रो अकाउंट, ये भी नॉट करेक्ट आंसर, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर। नेक्स्ट, pre-acquisition profit in subsidiary company is considered as revenue profit, goodwill, capital profit, outsiders liability. Correct answer is C, capital profit. कभी भी कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो एक्वायर करने से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, और एक्वायर करने के बाद वाला प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। तो एज पर अकाउंटिंग रूल, अगर प्री इंकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट मीन्स रेगुलर प्रॉफिट, एक बार एक्विजिशन हो गया उसके बाद जितने भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा हर साल वो पीएनएल अकाउंट में ऐड होता है। और प्री इनकॉर्पोरेशन को कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करने का वन ऑफ द रीजन क्या है कि वो इरेगुलर है और वो कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि वो एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट था। तो करेक्ट आंसर इज कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स is 70%, break even point occurs at 80%, find 100% capacity sales when fixed cost is 6 lakh, assume PV ratio, variable cost ratio are complement to each other, 25 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh। आपको आइडेंटिफाई करना है कि 100% सेल्स कितने वैल्यू का होगा। तो पहले फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते। ब्रेक इवन अकर्स एट 80%, तो फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 70%, तो सेल्स 100 अज्यूम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो कंट्रीब्यूशन 30% होगा। फिक्स्ड कॉस्ट इज 6 लाख रुपीज और प्रॉफिट एंड लॉस नील होगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 6 lakh एंड प्रॉफिट इज 0 देन कंट्रीब्यूशन विल बी 6 lakh। कैसे? 6 lakh माइनस 6 lakh, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों आया? प्रॉफिट एंड लॉस नील कैसे आया? ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 lakh इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30,
तो अमाउंट मिलेगा 20 लाख और जो डिफरेंस होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा 14 लाख। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 20 लाख माइनस 14 लाख 6 लाख माइनस 6 लाख नील। अब हम 100% कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर 20 लाख 80% है तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 तो हमें मिलेगा 25 लाख। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 lakh will be the sales value. Next, question number 16. What is the index of conservatism in capital structure? Working capital ratio, operating ratio, price earning ratio और proprietary ratio. Correct answer is D, proprietary ratio. ये क्या represent करता है कि total capital structure में total capital employed है या total assets है तो उसमें प्रोप्राइटर का प्रपोर्शन कितना है, शेयर होल्डर्स का प्रपोर्शन कितना है। ये हम डेट इक्विटी रेशियो से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास कितना डेट है, कितना आउटसाइडर्स लायबिलिटी है और कितना ओन फंड है, कितनी इक्विटी है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कंसिडर करने के लिए। तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म इन कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब proportion of equity and debt in total assets or capital in the company। तो फॉर एग्जांपल 100% कैपिटल में से 80% मैक्सिमम इक्विटी है और थोड़ा बहुत डेट है, तो ये हो गया कंजर्वेटिज्म इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कंजर्वेटिव मतलब क्या कि हमारा ओनर्स का जो फंड है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटी लोन नहीं लेना है, आउटसाइडर्स के पैसे नहीं चाहिए हमें, हमारे खुद के पैसे ही काफी है। तो हो सके तो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी कम लो, मतलब फंड को बाहर से रेज मत करो या कम करो और ओनर्स के फंड को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। तो करेक्ट आंसर इज प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट, the audit that is compulsory as per the law is termed as statutory audit, management audit, internal audit और balance sheet audit. Correct answer is statutory audit. Meaning से ही पता चलता है, compulsory का meaning होता है statutory as per the law. Management audit compulsory नहीं है, internal audit भी compulsory नहीं है और balance sheet audit financial statement के audit में already cover हो जाता है। तो statutory audit is compulsory. Next, Accounting Standard 15 deals with employee benefit, lease, construction contract और impairment of assets. तो employee benefit के लिए Accounting Standard 15 है, lease के लिए Accounting Standard 19, construction contract के लिए Accounting Standard 7, impairment of assets के लिए Accounting Standard 28 है। तो correct answer is option A. Accounting Standard 15 deals with employee benefits. Next, activity based management aims at improving general management, eliminating or removing non-value adding activities, identifying cost with cost drivers or managing the normal loss. Correct answer is option B. एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एम करता है कि कंपनी को उन ओवरहेड्स पे फोकस करना चाहिए जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी वैल्यू एड नहीं करती उनको एलिमिनेट कर दो या रिमूव कर दो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच फॉर वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स वाज डेवलप्ड बाय पायल, रेंसिस लाइकर्ट, डेविड रॉबसन और स्कर्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, रेंसिस लाइकर्ट। तो 2024 के यूनिट 2 के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। लेट्स स्टार्ट विथ 2023 क्वेश्चन पेपर। Question number 11. As per which accounting convention depreciation is provided for in the annual financial statement? Convention of conservatism, going concern, materiality or consistency? Correct answer is option B, going concern. Going concern क्या बताता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलते रहेगा लाइफ लॉन्ग, वो नियर टर्म में हम बंद नहीं करने वाले, पर हम जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि
एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, तो ये पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम एवरी ईयर बनाते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बिजनेस तो कंटिन्यू चलते रहेगा, पर हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने वाला जो पर्सन होगा वो इंटरनल ऑडिटर होगा, और इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट टीम करती है, एंड मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। So correct answer is option D. Next, the material price variance MPV arises because of non-standard material mixture, pilferage of material, loss of cash discount or carelessness in the use of material. So material price variance का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंजेस क्यों आता है, वेरिएंस मतलब चेंजेस। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल में जब परचेस करने गए तो उसमें जो रेट है वो चेंज आता है। क्यों वो चेंजेस आता है, तो वो करेक्ट आंसर है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की वजह से वो चेंजेस आता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस है जो यूनिवर्सल है, पर एक्चुअल में जब हम परचेस करने गए तो वो प्राइस अलग था, तो वो चेंज क्यों आया, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट, इन विच सिस्टम कॉस्ट आर फर्स्ट ट्रेस्ड नॉट टू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के लिए नहीं बट टू एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सच एज डिपार्टमेंट और प्लांट एंड देन टू प्रोडक्ट इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और केज़न कॉस्टिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, which is not used, that cost are first traced not to activities। तो एक्टिविटीज के लिए नहीं है, अगर वो एक्टिविटीज के लिए होता तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता, एक्टिविटी बेस्ड नहीं है तो वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। नेक्स्ट, NTC Limited sold 2,75,000 units of its product at 37.5 per unit. This is selling price per unit. Variable cost are 17.50, this is variable cost. Manufacturing cost 14 and selling cost is 3.5. So हमें बाइफर्केशन दिया है, ये 17.5 रुपीज का बाइफर्केशन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग के 14 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 3.5 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर अमाउंटेड टू 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 35 लाख। There are no beginning and ending inventory. Beginning inventory means opening stock, ending inventory means closing stock. How much sales company should make to earn desired profit of 2,50,000 rupees? तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, रिक्विजिट ऑफ सेल्स इन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 35 lakh rupees plus desirable profit is 2,50,000 rupees डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 37.5 माइनस 17.5 वेरिएबल कॉस्ट, तो बैलेंस बचेगा 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, 37.5 डिवाइडेड बाय 20 हमें मिलेगा 187,500 यूनिट्स, और ये सेल्स का यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस दैट इज 37.5 रुपीज के साथ, तो हमें मिलेगा 17,31,250 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज 17,31,250, अप्रोक्सीमेट 17,31,689। So most appropriate answer is D. Next, the price band in the case of IPO, initial public offer, represents price range of shares, band box, average price और market value.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करने वाली होती है तो एप्लीकेंट को एक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। वो प्राइस अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। दो प्राइस के बीच में कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकता है। तो जो प्राइस रेंज दिया होता है, प्राइस रेंज मतलब दो प्राइसेस दिए होते हैं, एक है अपर लिमिट और दूसरा लोअर लिमिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Margin of safety can be improved by increase of variable cost per unit, decrease of sales price per unit, decrease in variable cost per unit और decrease in sales volume। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव करने के दो ऑप्शन है, या तो सेल्स का यूनिट या सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या फिर कॉस्ट को कम करो। सिंपल टर्म में हमें हमारा प्रॉफिट को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करने से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज आर जनरली फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मॉडल एज सजेस्टेड बाय मोरिस, डेविड वॉटसन, लिव एंड स्क्वाट्स और प्लेमोट्स। करेक्ट आंसर इज सी, लिव एंड स्क्वाट्स, which values human resource on the basis of present value of future earning of employee. Next, question number 19, group A, group B दिया है, match the pair, confirmation of certain facts, opinion on final account, review of internal control system, compulsory as per Companies Act 2013. So, statutory audit is compulsory. Review of internal control system under internal control, opinion on final account is report, and confirmation of certain facts is certificate. So 4, 3, 1, 2 is correct option. Option A is correct answer. Next, the cost audit report is to be submitted within 120 days or 180 days from the closure of company's final account, or 90 days or 60 days before the annual general meeting. So correct answer is option B, 180 days from the closure of कंपनीज फाइनेंशियल ईयर। कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, और विद इन 180 डेज मतलब विद इन 6 मंथ्स अप टू सितंबर 180 डेज के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कर देगा विद इन 180 डेज। So we have completed 2023 question paper. Now let's start with 2021 question paper. Question number 11. Inflation accounting is an expected solution over the limitation of which accounting assumption? Historical cost concept, matching concept, dual aspect concept or convention of consistency. So correct answer is option A, historical cost concept. वो क्या बताता है कि जब भी हम अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी एसेट्स या जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का अजम्पशन कंसिडर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि ऑल दी ट्रांजेक्शंस हैव ड्यूअल इफेक्ट, वन डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बताता है कि एनी अकाउंटिंग मेथड्स और अकाउंटिंग रूल्स और पॉलिसीज once followed then it must be followed for long term. So correct answer is option A. Next, which of the following is not a part of budget? Projected balance sheet, capital expenditure budget, operating budget और budget manual. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बजट मैनुअल सिर्फ एक गाइडलाइंस बुक है, रूल बुक्स है जो बजट में कवर नहीं होता है, बाकी सारे पार्ट ऑफ बजट है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सेल्स नीडेड टू अटेन अ desired profit is calculated by dividing dash by the contribution margin ratio.
fixed cost, desired profit plus fixed cost, or variable cost. So amount of sales needed, requisite of sales का formula fixed cost desired profit divided by contribution per unit है. तो correct answer is option C. Next, standard cost is developed by adjusting price level change in price of material and labor, etc., interpolating the market price with expected profit, adding profit margin to actual cost, and incorporating price level changes in market price. Correct answer is A. Standard cost is developed by adjusting price level change in the price of material, labor, overhead, etc. So option A is correct answer. Next, a master budget comprises of A. The entire set of budgets prepared. B. The budgeted cash flow. C. The budgeted P&L account. Or D. The budgeted cash flow, P&L account and balance sheet. So, most appropriate answer is option D. मास्टर बजट में all types of budget consider होते हैं. कैश फ्लो, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसके अलावा प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, all the budgets are covered. Question number 16. The period of preference share cannot exceed 20 years, 7 years, 5 years or 8 years. Correct answer is option A. 20 years. As per section 55 of the Companies Act 2013, preference share cannot exceed, the period of preference share cannot exceed 20 years. The company should redeem the preference share or convert into equity shares before 20 years. Next, activity-based costing, ABC costing, brings accuracy and reliability in product cost determination by focusing on the dash in the cost incurrence, cause-effect relationship, cost absorption, cost allocation, or cost apportionment. Correct answer is A. Cause-effect relationship. Next, the budgeted per unit cost data of a toy manufacturing company is material 18, labor 9, variable overhead 8, selling price 50. The budgeted production and sales is 1,50,000 units. Fixed overhead is 4 lakh rupees. The total profit if price is decreased by 25% and volume of sales is increased by 30%. Price is decreased by 25% मतलब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है और वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है. तो कितना अमाउंट होगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, लेट्स चेक. तो बजट क्वांटिटी is 1,50,000 units. Selling price is 50 minus variable cost is 18 plus 9 plus 8. Total 35. Balance contribution is 15. Fixed cost is 4 lakh. तो अभी हमें बनाना है एक्चुअल. एक्चुअल के लिए क्या कंडीशन है, इफ प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, 50 माइनस 25%, 37.5 रुपीज होगा सेलिंग प्राइस, और सेल्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 30%. तो 1,50,000 में 30% ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 1,95,000 यूनिट्स. तो अभी हमें करना है सेलिंग sales 1,95,000 into 37.5. 1,95,000 into 37.5 रुपीज. तो सेल्स मिलेगा 73,12,500. वेरिएबल कॉस्ट कितना था 35. तो 1,95,000 सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय 35 रुपीज 25,000 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट मिला, माइनस 73,12,500, 4,87,500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलेगा. इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख रुपीज का माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा प्रॉफिट 87,500.
So correct answer is option A. Next, a cash flow statement does not show increase in working capital, purchase of machine, whether credit limit is breached or whether a new loan is availed. Correct answer is C. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ मशीनरी, इसकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है. और वेदर अ न्यू लोन इज अवेल्ड, न्यू लोन लिया तो कैश इनफ्लो होगा, तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्रेडिट लिमिट ब्रीच हुआ है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से. नेक्स्ट, the auditor should consult the following document for knowing the company's rules relating to its internal working. Company's prospectus, MOA, annual report और AOA. कंपनी का प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजिंग होती है, कंपनी के बारे में डिटेल्स होती है जो कंपनी शेयर इशू करने के टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि जो पार्टी इंटरेस्टेड हो वो एप्लीकेशन दे सके शेयर परचेस करने के लिए. तो ए इज नॉट एन ऑप्शन. बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वेरियस क्लोज होते हैं, नेम क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज एक्सेट्रा. तो इसमें क्या लिखा रहता है? कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी रहती है कि कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, डायरेक्टर्स कौन से, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी होती है. इसलिए बी इज नॉट आंसर. नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट एवरी ईयर बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटेड रिपोर्ट होता है, इसलिए सी इज ऑल्सो नॉट एन आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शो करता है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, लिस्ट लिखा रहता है कि कौन सी पार्टी को क्या अथॉरिटी है, कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है और कौन पर्सन किस चीज के लिए ऑथोराइज्ड है या रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ऑडिटर अगर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्वेश्चन कर सके. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन shows the company rules and regulation related to internal working. तो यहाँ पर हमारे 2021 के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट किए. अब 2020 के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, omission of पैसे and showing the round figure in financial statement is based on conservatism, consistency, materiality or realization. Correct answer is materiality concept. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि ओनली रिकॉर्ड मटेरियल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इग्नोर इमटेरियल आइटम, मतलब इग्नोर करो या ओमिट करो. ओमिशन मीन्स डोंट राइट इफ इट इज इमटेरियल. इमटेरियल मतलब जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करता है. तो जो भी हम रुपीज लिखते हैं, पॉइंट अगर पैसे में भी आंसर आता है तो वो पैसे को इग्नोर करो, ओमिट करो, रिकॉर्ड मत करो क्योंकि वो इमटेरियल है और वो डिसीजन मेकिंग को चेंज नहीं करता है. इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कंपनी शुड बी कंजर्वेटिव while recording the transactions. Record all the future expenses but don't write future profits. Then कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि वंस अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड, इट मस्ट बी followed for continuous period of time. So consistency is also not an answer. Then realization concept क्या बताता है कि income should be recorded only when it is realized. So D is not an answer. Correct option is C. Which accounting standard deals with? Which standard of auditing? Standard of auditing deals with the audit sampling. Standard on auditing 530, 400, 610 or 500. Correct answer is option A. Standard on auditing 530 deals with audit sampling. Standard on auditing 400 रिप्लेस होके 359 330 हो गया है जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के ऊपर है. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610 is related to work of internal auditor. Standard on auditing 500 deals with audit evidence.
So correct answer is option A. Question number 13. Which of the following denotes a target cost? Market price, desired profit margin, standard selling price and standard profit margin, standard selling price, target profit margin, or market price to return on investment. So correct answer is option A. Market price minus desired profit margin is target cost. और बी ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो बी इज नॉट एन आंसर. सी और डी टाइप का कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ABC Limited has current ratio of 1.5:1 and net current assets of 5 lakh rupees. What are the current assets? 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh or 25 lakh? Let's check. Current ratio means current asset divided by current liabilities. 1.5:1, मतलब 1.5 divided by 1. And net current assets means current assets minus current liability. Working capital की बात हो रही है. Is 5 lakh rupees. What are the current assets? हमें आइडेंटिफाई करना है current assets की वैल्यू. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी मिलेगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करंट एसेट्स इंटू 1 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी इंटू 1.5. सो करंट एसेट्स इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी. अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख मिलेगा. हमने करंट एसेट्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इसके साथ. तो 0.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख. तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.5. तो करंट लायबिलिटी मिलेगा 10 लाख. अभी हम फिर से इसी पे इस फॉर्मूला में करंट लायबिलिटी की वैल्यू अप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 10 लाख. तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स. तो 1.5 इंटू 10 लाख इज 15 लाख. करेक्ट आंसर इज करंट एसेट्स इज 15 लाख रुपीज. ऑप्शन सी. क्लियर? Which one of the following is not the contingent liability? Contingent liability क्या होता है? Which is payable or not is depends upon future uncertain event. So option A, bill receivable dishonored but not matured. Option B, underwriting commission payable. Option C, arrears. Arrears means outstanding. Arrears of cumulative dividend on preference share. Or option D, uncalled capital on investment. So correct answer is option B. Underwriting commission payable is a fixed liability. वो पे करना ही है. पर बिल रिसेबल डिसऑनर्ड बट नॉट मेच्योर्ड, हो सकता है कि बिल डिसऑनर्ड हो तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी बनेगा. एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कभी पे करना है जब भी वो डिक्लेयर होगा. तो दिस इज ऑल्सो कंटिजेंट लायबिलिटी. अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तभी पे करना है जब भी कंपनी कॉल करेगी, कॉल डिमांड करेगी तभी. तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी. बट अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल वो फिक्स्ड लायबिलिटी है. कमीशन पेएबल है तो वो पे करना ही पड़ेगा. एंड रिमेंबर, कंटिजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. It is written below balance sheet under notes to accounts. Okay, next, an auditor report. An audit report of the company says that the company has not provided depreciation for the accounting year amounting to 8,50,000 rupees. Subject to this reservation, we report that balance sheet says true and fair view. This report is called as clean report, qualified report, adverse report or disclaimer of opinion. क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है जिसमें स्पेसिफाई करता है कि सारा अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. कंपनी ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है 8,50,000 रुपीज का, तो सिर्फ उतना पार्ट
रॉन्ग है, बाकी का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है। अगर पूरा रिप्रेजेंट करेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू होता, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट होता, तो वो क्लीन रिपोर्ट होता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड या एरर आइडेंटिफाई होता, तो वो एडवर्स रिपोर्ट होता। पर एडवर्स रिपोर्ट और नेगेटिव रिपोर्ट, पर अगर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ एक छोटा सा पार्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट टू वन स्मॉल करेक्शन, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग इज डैश। ए may be used with job order but not process costing. B may be used with process but not job order costing. C trends to increase the number of cost pools. Or D trends to decrease the number of cost pools. Correct answer is option C. Trends to increase the number of cost pools. So activity based costing allocates overhead using multiple activities as cost drivers, creating more specific cost pools for accuracy. So option C is correct answer. Next, question number 18. XYZ Limited has debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average. It means that the firm has higher liquidity, higher financial risk, higher profitability, or higher capital employed. Correct answer is option B, higher financial risk. इसका मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री एवरेज, जो सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है, उसका एवरेज है 1.3 डेट इक्विटी रेशियो। मतलब डेट है 1.3 टाइम्स ऑफ इक्विटी, पर कंपनी का डेट इक्विटी है 1.5, मोर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ने डेट ज्यादा लेके रखा है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज ऑन एन एवरेज। तो डेट अगर ज्यादा लेकर रखा है तो उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल रिस्क। ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट कंपल्सरी पे करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, हायर फाइनेंशियल रिस्क रिप्रेजेंट करता है अगर डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। Which of the following is the result of separate entity concept? Research and development, buying and selling, owner's capital and drawings, or sale of scrap? So entity concept is an accounting concept which shows that the owner and the business both are separate from each other. Owner's funds are not business fund and business funds are not owner's fund. ओनर का पैसा सेपरेट है और बिजनेस का पैसा सेपरेट है। बिजनेस के पैसे से जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सेपरेट बिजनेस के ही ट्रांजेक्शन्स है, वो ओनर के पैसे नहीं है, और बिजनेस का प्रॉफिट सेपरेट होता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो वो कैपिटल होता है, और जब बिजनेस का वो पैसा ओनर फिर से लेकर जाता है या फिर बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है उसमें से थोड़ा पैसा वो घर पे लेके जाता है, तो वो ड्रॉइंग्स होता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो बिजनेस का प्रॉफिट ओनर अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, तो फिर वो ड्रॉइंग्स माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। इसलिए वो कैपिटल और ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। Varsha and Monica are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2, having capital of 80,000 rupees, 50,000 rupees respectively. They are entitled to 9% per annum interest on capital before distributing the profit. During the year, a firm earned 7,800 rupees after allowing interest on capital. Profit apportioned among Varsha and Monica is, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि 7,800 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके वर्षा एंड मोनिका के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो 7,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हमें मिलेगा वर्षा का प्रॉफिट, और बाकी का जो बचेगा वो मोनिका का रहेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 7,800 इंटू 3
डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 4680 रुपीज वर्षा को जाएगा 4680 और मोनिका को कितना जाएगा 7800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 3120 7800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 3120 ये हम मोनिका का प्रॉफिट है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2019 लास्ट क्वेश्चन पेपर Question number 11. Human resource accounting is expected solution over the limitation of assets and liabilities, income and expense, realization concept or money measurement concept. Correct answer is option D, money measurement concept. Money measurement concept क्या बता रहा है कि record all the transactions which are converted into money. तो ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के एम्प्लॉइज और वर्कर्स ह्यूमन बीइंग को हम मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ह्यूमन पर्सन की मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स को अप्लाई नहीं होता पर क्या वो कंपनी के एसेट्स नहीं होते एम्प्लॉइज और वर्कर्स अपनी मेहनत करते हैं और कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो कंपनी के एसेट्स होते हैं इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को भी एज एन अकाउंटिंग टर्म में रिकॉर्ड करना चाहिए पर मनी मेजरमेंट में पर हम ह्यूमन रिसोर्स को मनी में मेजर नहीं कर सकते इसलिए हम बैलेंस शीट एसेट साइड रिकॉर्ड नहीं करते पर इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया जहां पर बताया कि ह्यूमन रिसोर्स को अकाउंटिंग में मनीटरी टर्म में कन्वर्ट करके हम रिकॉर्ड करें तो मनी मेजरमेंट का जो लिमिटेशन था वो रिजोल्व किया गया और आइडेंटिफाई किया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में तो ये न्यू अपकमिंग कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट which of the following industries does not which of the following industry does not use the प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्शन के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे तो ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होता है डिस्टिलराइज कहाँ पे यूज होता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट को प्रोसेस करने में जाता है शुगर को भी प्रोसेस करना पड़ता है शुगर केन से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्ट आंसर इसमें जॉब कॉस्टिंग लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगता तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज दिस इंडस्ट्री डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग नेक्स्ट when price shows rising trend which one of the following method of inventory valuation will result in lower income and lower valuation of inventory FIFO first in first out LIFO last in first out simple average method or weighted average method correct answer is last in first out में क्या होगा जो recent value है जो recent price है उसी प्राइस पे हम एग्जिट करेंगे सेल करेंगे तो राइजिंग ट्रेंड का बेनिफिट वहां पर मिलेगा मतलब रिसेंटली जो प्राइस इंक्रीज हुआ था वही प्राइस पे हम एग्जिट करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा और जो पुराना वैल्यू है जो पुराना प्राइस है वो बाद में जाएगा तो ये जनरली लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है नो कंपनीज आर अलाउड टू फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एज पर अकाउंट कंपनीज as per Indian Companies Act. But still some companies follows because कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जितना पुराना हो उतना बेटर होता है फॉर एग्जाम्पल राइस विस्की एटसेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ABC Limited has profit after tax 80,000 rupees depreciation 15,000 rupees and decrease in debtors 25,000 rupees what is the cash flow from operating activity ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है क्योंकि वो डिडक्ट किया होता है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जिसमें कैश पे नहीं करना पड़ता है फिर भी हमने पीएन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे उसे डिडक्ट किया होता है इसलिए हमें उसे एड बैक करना होता है और
रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल या फिर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स को भी हमें ऐड करना होता है. इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 80,000 रुपीज प्लस डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज प्लस 25,000 रुपीज डिक्रीज इन डेटर्स. टोटल कितना होगा? 1,20,000 रुपीज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Next, at the time of consolidation, issue of bonus share by subsidiary company out of capital profit will decrease cost of control, increase cost of control, increase holding ratio, or have no effect on cost of control. तो बोनस शेयर इश्यू करने से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रोलिंग पावर पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किया जाता है. The sweat equity shares are allotted to investors, employees, vendors or promoters. Correct answer is option B. एम्प्लॉइज को जो शेयर इश्यू करते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो जो जनरली डिस्काउंट पे इश्यू होता है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयरहोल्डर्स इन एजीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. The board of directors appoint cost auditor in board meeting, and the cost auditor has to submit the cost audit report to board of directors within 180 days from the closure of financial statement. फाइनल अकाउंट, फाइनल ईयर जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद विद इन 180 डेज कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा. Question number 18. Employees' benefits to employees in financial statement are recognized as per Indian Accounting Standard 1, 9, 6 or 90. So remember, Indian Accounting Standard different है और Accounting Standard different है. Accounting Standard 1, Indian Accounting Standard 1 represent करता है preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और 6 नहीं है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और 6 नहीं है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय बेनिफिट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इंड AS 19 डील्स विथ एम्प्लॉयज बेनिफिट. नेक्स्ट, X and Y share profit and loss in the ratio at 2:1. They take Z as a partner and the new profit sharing ratio becomes 3:2:1. Z brings 4,500 rupees as premium for goodwill. What will be the value of firm's goodwill? तो फर्म का गुडविल कितना होगा? Z का शेयर अगर 4,500 है तो Z का शेयर कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 6. तो 4,500 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना होगा? 4,500 into 6. So correct answer is 27,000 rupees. Last question. What is said as essence of auditing? Vouching, verification, valuation और internal check. Correct answer is vouching. वाउचिंग का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो हर एक ट्रांजेक्शन को उनके वाउचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करो, इसलिए वाउचिंग को ऑडिटिंग का एसेंस माना गया है. वाउचिंग किसका होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वाउचिंग होता है. उनका जो बिल होगा उसको वेरीफाई करना होता है, इसलिए वाउचिंग होता है. वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है. वैल्यूएशन एसेट्स का होता है, जो स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट्स का होता है. और इंटरनल चेक एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है. वाउचिंग इज कोर अकाउंटिंग एक्टिविटी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ए. तो आज हमने पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट 2 अकाउंटिंग ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए रिलेटेड टू यूनिट 2. नेक्स्ट सेशन में यूनिट 3 के स्टार्ट करेंगे. अगर आपने यूनिट 1 के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, यू कैन गो एंड वॉच इट. सो बाय.